Dear students, good morning. Today students will be study class 9th chapter number 1 social science in economics chapter name story of village Palampur study medium ऑनलाइन वीडियो। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th सोशल साइंस इन इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी की और इस वीडियो में हम अगेंस्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। लाइक फार्मिंग इन पालमपुर टॉपिक्स लैंड इज फिक्स अर्थात भूमि स्थिर है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज फार्मिंग, पालमपुर के लोगों में खेती मेन एक्टिविटीज है। इन पालमपुर 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। पालमपुर में 75% ऑफ द लोग, काम करने वाले लोग, अपनी जीविका के लिए या लिवलीहुड के लिए फार्मिंग पर ही डिपेंड हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, वे अपने खेतों पर काम करते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली लिंक्ड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, और खेतों से जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है उससे ही वह अपनी जीविका चलाते हैं। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट देयर इज ए फंडामेंटल कंटेंट इन रेसिंग फार्म प्रोडक्शन। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर लोगों के पास जो भी लैंड एरिया है वो फिक्स है, यानी जो भूमि पहले थी वह आज ही है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्टिकली फिक्स। इस प्रकार यहाँ के लोगों पर भूमि स्थिर दिखाई दे रही है या फिक्स दिखाई दे रही है। सिंस 1960 नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज बीन टेकन प्लेस इन पालमपुर। इस प्रकार 1960 से आज तक कल्टीवेटेड एरिया का भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार दिखाई नहीं दे रहा है। By then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land। इस परंतु उस समय बाद तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया, अर्थात कल्टीवेटेड एरिया को वेस्टलैंड एरिया में चेंज कर दिया गया है। देयर एक्सिस्ट नो फर्दर स्कोप टू एक्सचेंज फार्म प्रोडक्शन बाई ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। इट मीन्स नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने का कोई गुंजाइश आज के टाइम में दिखाई नहीं दे रही है। हेक्टर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, हाउएवर इन द विलेज यू में find land area being area measured in local units such as बीघा, गुंठा, etc. 1 hectare equal or area of a square with one side measuring 100 meters. Try to compare the area of a 1 hectare field with the area of your school ground। It means भूमि मापने की जो मानक इकाई है आज के टाइम में स्टैंडर्ड यूनिट वह हेक्टर है। यद्यपि गांवों में भूमि की मेजरिंग बीघा या गुंठा आदि रीजनल यूनिट से भी की जा सकती है। 1 हेक्टर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के एरिया के बराबर होता है। क्या आप अपने हेक्टर के मैदान या एरिया को फील्ड की तुलना अपने स्कूल के फील्ड से कर सकते हैं? इस प्रकार हर एरिया की अपनी जो मेजरिंग यूनिट है वो अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 1 हेक्टर जो
लैंड मेजरिंग एरिया है वह फिक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन बीघा और गट्ठा की जो इकाई है वो डिफरेंट टाइप्स की दिखाई दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर देन इज सेम फील्ड, क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? क्या एक ही भूमि में एक से अधिक या 2 या 3 फसलें उगाई जा सकती हैं? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would look like a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। इट मीन्स यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँव की तरह दिखाई दे रहा है। The entire land is cultivated in Palampur and no land is left idle. Farmers grow jowar and bajra during the rainy season. These plants are used during the rainy season used as cattle feed between October and December. Potato is cultivated. It means पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, अर्थात टोटल भूमि पर यहाँ पर खेती की जाती है। कोई भूमि यहाँ पर वेस्ट लैंड या बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है और इनसे अनाज भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू या पोटैटो की खेती की जाती है। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड आर सोन विद व्हीट फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप सफिशिएंट wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also used to cultivate sugar cane. The land area is also which is harvested once every year. Sugar cane in its raw form or a jaggery is sold to traders in शाहपुर। इट मीन्स उत्पादित या प्रोडक्टेड गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। प्रोडक्टेड बीट में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष या सरप्लस बीट को किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं और उससे कुछ पैसा उन्हें मिल जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है यहाँ पर, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई गन्ने की केवल वर्ष में एक बार ही कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स ऑफ पालमपुर आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in due of the well developed system of irrigation. पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 या 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि यहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर एंड सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिस्टम ऑफ इरिगेशन टुक प्लेस। पालमपुर में मुख्य रूप से यहाँ पर सिंचाई की पद्धति ही बदल गई क्योंकि यहाँ पर किसान कुओं से रैट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते हैं। यदि पर्शियन व्हील वर यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। People saw that the tubewell that function on electricity could irrigate much larger area of land and that too with more effect
इट मीन्स यहाँ पर लोगों ने ये भी देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से अधिकतर या मोस्टली इफेक्टिव मेथड से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। फर्स्ट टाइम में कुछ ट्यूबवेल से गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने प्राइवेट या निजी ट्यूबवेल से लगाने प्रारंभ कर दिए। इसके बाद soon seeing the result, farmers being setting up private wells. As a result, by mid 1917 entire cultivated area of 200 hectare come under irrigation। इसके बाद यहाँ पर जो 1970 के दशक के मध्य में 200 हेक्टर पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। टोटल एरिया का 200 हेक्टर एरिया पालमपुर के लोग उन्हें सिंचित कर दिया। इट इज़ ए फैक्ट दैट नॉट all village India passes such high level of irrigation apart from the riverine plains. Coastal region in our country are comparatively well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. Currently, a little less than 40% of the total cultivated area in the country is irrigated. Even today, in the remaining area, farming is largely dependent on rainfall. It means भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर हाई लेवल की सिंचाई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। नदियों मैदानों या नदियों के किनारे के मैदानों में अतिरिक्त हमारे देश में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ अच्छी सिंचाई होती है, अर्थात नदी के किनारे के गांवों में अधिक सिंचाई की सुविधाएं हैं। इसके अपोजिट जो हमारे प्लेटू एरिया हैं वहाँ पर दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। इस प्रकार दक्षिणी भारत या दक्षिणी पठार के एरिया में सिंचाई की सुविधाएं आज भी कम है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% में ही सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो पाई हैं। When more than one crops is grown on a piece of land during the year is termed as a multiple cropping. This is most common way of the increasing production on a given piece of land. इट मीन्स एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलें पैदा करने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। मल्टी का यहाँ भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सिंपल सिस्टम दिखाई दे रहा है। और एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स आर ग्रोन बाई ऑल फार्मर्स ऑफ पालमपुर सिंस द पास्ट 15 of 20 years. Many farmers have been growing potato at the third crop. It मीन्स पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं, लेकिन 2 से अधिक फसलें भी वहाँ के किसानों के द्वारा पैदा की जाती हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। आलू के अलावा और भी मटर वगैरह की खेती भी पालमपुर के किसानों के द्वारा की जा रही है। जिस प्रकार इसको मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से हम जानते हैं। कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स 1950 कल्टीवेटिव एरिया 120, 1960 कल्टीवेटेड एरिया 130, 1970 140। इस प्रकार 1980 कल्टीवेटेड एरिया 140, 1990 कल्टीवेटेड एरिया 150, 140 2000 कल्टीवेटेड एरिया 140। इसे हम ग्राफ पेपर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ के लोगों ने अपने कल्टीवेटेड एरिया को इंक्रीज किया है। यू हैव जस्ट स्टडी दैट प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड कैन बी इंक्रीज बाई मल्टीपल क्रॉपिंग।
यहाँ पर हम सिंचाई के अंतर्गत होने वाले या अन्य जो भी संसाधन हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं कि खेती किसानी पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक अच्छा तरीका मल्टीपल क्रॉपिंग प्रणाली दिखाई दे रहा है। Land during a single season till mid-1960, the seeds that were used cultivation were traditional ones and had relatively low yields. Traditional seed required less irrigation. Cow dung and other natural manure were used as fertilizers by farmers. All these were easily available with the farmers who did not have to buy bean। इस प्रकार यहाँ पर जो पालमपुर के किसान हैं 1960 के दशक में या सेंचुरी में के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का यानी पुराने बीजों का ही प्रयोग किया करते थे, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम दिखाई देती थी, अर्थात कम पैदावार होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स को कम सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, अर्थात लो इरिगेशन सिस्टम को अपनाते थे। फार्मर्स पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में गाय के गोबर या दूसरी जो नेचुरल खाद है उसका प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थी, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द 1960 इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV of seeds। The HYV seeds were expected to produce much greater amounts of grain on a single plant than the traditional seeds। As a result, the same piece of land began producing for larger quantities of the food grains than was possible earlier। It means 1960s के टाइम में या अंत में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडियन किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV सीड फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड हाई यील्डिंग वैरायटी के द्वारा व्हीट और चावल की यानी धान की खेती करने के तरीके सिखाए। ट्रेडिशनल बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक से अधिक पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशा की जाती थी। इसके परिणामस्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा उसी भाग में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। HYV the same piece of land began producing the larger quantities of food grains than was possible earlier। HYV seeds, however, required plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results। High yield were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticide etc। It means यद्यपि उपज या अधिक उपज देने वाली प्रजातियों वाले बीजों में से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। अधिक उपज वाले अति उपज वाली जो हमारी प्रजातियां हैं उनमें सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड आदि के रूप में इनकी पैदावार या इनको खेतों में प्रयोग किया जाता है। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया वर फर्स्ट ट्राइड बाई फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स installed tubewells for irrigation and used HYV seed, chemical fertilizers and pesticide in farming। Some farmers bought farm machinery such as tractors and threshers which
made flagging and harvesting faster. In return, these farmers got higher yield of wheat. It means भारत में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के या फार्मिंग के मॉडर्न मेथड का सबसे पहले प्रयोग किया। इन एरिया में के फार्मर्स ने खेती में इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स और HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहने या हार्वेस्टिंग मशीनें खरीदी, जिससे जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया और इन्हें गेहूं की पैदावार बढ़ा दी। In Palampur, the traditional variety of wheat produced 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the high yield went up to 3200 kg per hectare. There was a tremendous increase in the production of wheat. Farmers now had a greater amount